उत्तराखंड में आज से हरेला पर्व की शुरुआत। पौधारोपण अभियान के तहत लगाए जाएंगे पौधे। इस साल 50 लाख पौधे लगाए जाने का है लक्ष्य और फलदार प्रजाति के भी 50% पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही वन विभाग को दिया गया है 17 लाख पौधे लगाने का टारगेट। उद्यान कृषि विभाग लगाएगी 16 लाख पौधे। शहरी विकास 4 और ग्राम्य विकास 1, पंचायती राज को 2 लाख पौधों का लक्ष्य दिया गया है। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग लगाएंगे 1 लाख पौधे। उद्योग विभाग को भी 1 लाख पौधे लगाए जाने का दिया गया लक्ष्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से हरेला पर्व की शुरुआत हो गई है और ऐसे में हर विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पेड़ जरूर लगाए। और ऐसे में टारगेट भी दिया गया है, किसी विभाग को 1 लाख, किसी को 2 तो किसी को 3 लाख पौधे लगाने तक का टारगेट दिया गया है। और ऐसे में फलदार पेड़ बीमारियां होंगे। 50% तक जो पौधे लगाए जाएंगे वो फलदार पौधे लगाए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टारगेट दे दिया गया है सभी को और वन विभाग को खासकर 17 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। और कहा जा सकता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण करना ज़रूरी है और इसी के तहत राज्य सरकार की ओर से ये पहल की गई है। सभी विभागों को ये टारगेट दिया गया है और लाखों पेड़ लगाने का टारगेट दिया गया है। केवल पेड़ लगाने ही नहीं है बल्कि उनका रखरखाव रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। और इस दौरान पौधारोपण की आज से शुरुआत हो जाएगी और राज्य में 50 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान लगभग 25 लाख जो पौधे लगाए जाएंगे वो फलदार पेड़ होंगे। और साथ ही हर विभाग को टारगेट दिया गया है, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख तो किसी विभाग को 16 और 17 लाख तक पेड़ लगाने का टारगेट दिया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना राज्य सरकार का निर्णय भी है और जिम्मेदारी भी है, जिसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इस साल ये टारगेट लिया गया है कि 50 लाख पेड़ पूरे उत्तराखंड में लगाए जाएंगे। हर विभाग अपने अपने स्तर से पेड़ों को लगाएगा और लाखों पेड़ लगाने का जो टारगेट हर विभाग को दिया गया है उस पर विभाग काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सबसे बड़ा जो टारगेट दिया गया है वो वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और साथ ही पर्यावरण के प्रति सजग दिखाई दे रही है उत्तराखंड सरकार, जिस तहत ये निर्णय लिया गया है कि अब राज्य में 50 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। साथ ही उनका रखरखाव भी किया जाए, इसके लिए भी राज्य सरकार गंभीर है। हरेला पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ राज्य सरकार का टारगेट भी है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए? और आज से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पौधारोपण की भी शुरुआत हो जाएगी, तो क्या माना जा रहा है, किस तरह का टारगेट विभागों को दे दिया गया है अभी तक? जी सर, देवभूमि उत्तराखंड में हरेला के पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है और हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में बड़ी ही धूमधाम से और गाजे-बाजे के साथ जो है वो मनाया। इस दिन लोग जो है पौधारोपण करते हैं और उसके इसी के साथ साथ जो हरेला का पर्व है या ये पूरा जो है हरियाली से जुड़ा हुआ है, यानी कृषि और अच्छा हो और जो फसल है वो अच्छी हो। इसी के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, इसको लेकर ये कामना की जाती है और अच्छी फसल की कामना इस दिन त्यौहार पर जो है हरेला के पर्व पर वो की जाती है। और इस दिन लोग पौधारोपण भी करते हैं और फलदार पौधे जो है वो अपने घरों में या आसपास जो है वो भी लगाते हैं। और ख़ासतौर पर अगर इस त्यौहार को देखा जाए
जाए हरेले के पर्व को, तो ये एक सावन माह के आने का जो है संदेश देता है। और इसी के साथ साथ हालांकि एक कुमाऊं रीजन में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो है हरेले का पर्व वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी अपनी जो है सहभागिता वो देते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, फसलें अच्छी हो उसके लिए कामना जो है वो सभी लोग करते हैं और पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए पौधे भी जो है रोपण किए जाते हैं। तो इस बार जो है प्रदेश सरकार की तरफ से भी बड़े पैमाने जा रहा है, जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी जो है ये अभियान चलाया गया, एक पेड़ माँ के नाम, इस तरीके का, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित हो सके और जो है काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव पड़े, तो इसको लेकर भी जो है अभियान शुरू किया गया है। तो वहीं प्रदेश स्तर की अगर बात की जाए, हरेले पर्व पर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो है करीब 50 लाख पौधे जो है वो लगाने, फलदार जो पौधे हैं वो लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसमें कि सभी संबंधित विभागों को, अलग अलग विभागों को अलग अलग टारगेट वो दिया गया है, जिसमें कि सबसे अधिक पौधे लगाने का जो टारगेट है वो वन विभाग को दिया गया है। 17 लाख पौधे जो है वन विभाग को लगाने हैं। उसके बाद ग्राम्य विकास एवं कृषि विभाग को जो है वो 16 लाख पौधे लगाने हैं। शहरी विकास को 4 लाख पौधे लगाने हैं। इसी तरीके से सभी विभागों को जो है किसी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरीके से पौधे लगाने का जो है वो टारगेट दिया गया है। और शुरुआती जो 3 दिनों में 25 लाख पौधे जो है वो लगाए जाएंगे और कुल मिलाकर जो टारगेट पूरा रखा गया है वो 50 गया है। इस बार 50 लाख पौधे जो है अलग अलग प्रजातियों के, अलग अलग फलदार जो है पौधे वो लगाए जाएंगे, जिसमें कि वो जो सिटी पार्क हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं, गधेरे हैं, नदियाँ के किनारे हैं, इस अन्य जगहों पर जो है ये पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो सके। क्योंकि इस बार जिस तरीके से देखा गया काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ी और ऐसे में पौधों को पेड़ जिस तरीके से काटे गए, अगर रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक करीब 34,000 से जो है ऊपर पेड़ वो कट चुके हैं और देहरादून में। तो इसको लेकर अब पौधे रोपण को लेकर भी जिस तरीके से तमाम आंदोलन भी हुए और लगातार लोग सड़कों पर उतरने का काम भी करते हैं, और जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण को बचाने की जो लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने भी सड़कों पर उतर कर जो है पर्यावरण को बचाने की मांग की और अधिक से अधिक पौधे जो है वो लगाने की मांग की। तो ऐसे में अब बड़े पैमाने पर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया है और प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं और सभी को जो है वो टारगेट दिया गया है। और साथ ही साथ इनके रखरखाव के लिए भी जो है वो जो संबंधित विभाग है, जैसे कि वन विभाग को 17 लाख पौधे लगाने का जो है टारगेट दिया गया, तो उस विभाग को उन सभी 17 लाख पौधों की जो है वो देखभाल भी करनी है और उनका रखरखाव भी करना है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से अभी वन विभाग की तरफ से जो है ये आदेश भी जारी हुए थे कि अब जो भी पौधारोपण होगा उसकी ऑनलाइन जो है वो उसका संरक्षण को लेकर उसकी ऑनलाइन भी जो है समीक्षा होगी और ऑनलाइन जो है रजिस्टर भी होगा, कितने पौधे लगाए गए, कहाँ कहाँ लगाए गए, क्या कुछ उसका रखरखाव हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिस तरीके से पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर पौधे लगाए भी जाते हैं तो कुछ समय बाद जो है वो सूख जाते हैं, उनका रखरखाव उस हिसाब से नहीं हो पाता। जो पेड़ पौधे हैं वो बड़े पैमाने पर लगाए तो जाते हैं, लेकिन रखरखाव के कारण जो है वो मुरझा जाते हैं और फिर वो सूख जाते हैं, यानी कि वो एक बड़ा पेड़ जो है वो नहीं बन पाते। तो ऐसे में इस बार रखरखाव के लिए भी पूरी तैयारी जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है और संबंधित विभागों को जो है आदेश भी दिए गए हैं और जो टारगेट है वो बड़े पैमाने पर भी दिया गया है। और इस चीज़ को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तरीके से जो है मुस्तैद है और लगातार जिस टारगेट को जो है पूरा करने के लिए लगातार जो है वो तैयारी अपनी कर रहे हैं और लगातार पौधेरोपण जो की शुरुआत आज से हो चुकी है और अब आगे जो है ये पौधे लगाए जाएंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, डिजिटल उपस्थिति के विरोध में उतरे बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। डिजिटल उपस्थिति का आदेश वापस लेने की मांग, शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली करने का भी किया गया है अनुरोध। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देवेंद्र सिंह ने सीएम को अब पत्र लिख दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डिजिटल उपस्थिति का जो आदेश है उसको वापस लिया जाए और शिक्षकों की पुरानी पेंशन भी बहाल की जाए। तो ये अनुरोध भी किया गया है और साथ ही ये लेटर भी इन्होंने लिख दिया है। बीजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह, जिन्होंने सीएम योगी को ये लेटर लिख दिया है। डिजिटल उपस्थिति के विरोध में उतरे हुए थे लोग और ऐसे में अब बीजेपी विधायक ने भी मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है और उनसे अनुरोध भी किया है कि वो इस आदेश को वापस ले लें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक देवेंद्र सिंह ने सीएम योगी को यह पत्र लिख दिया है और डिजिटल उपस्थिति का आदेश वापस लेने की भी मांग की है।
लगातार इसके विरोध में शिक्षक भी थे और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के भी अनुरोध किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव यूपी हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से अब ये लेटर लिखा गया है, क्या इसके मायने हैं और किस तरह से इसको देखा भी जा रहा है? देखिए, ये एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, देने वाले हैं और शिक्षक संघ के एमएलसी चुने गए हैं। शिक्षकों ने इनका चुनाव किया है और इनका जो काम है वो शिक्षकों के लिए जो है लड़ाई करना है। तो इसको हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डिजिटल हाजिरी का एक सिस्टम लगाया है योगी सरकार ने, डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए। और देखिए, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जो के अध्यापक होते थे अधिकतर वो लेट पहुंचते थे, कई बार वो ड्यूटी नहीं जाते थे, ड्यूटी के बाद जो है वो छुट्टी करते थे, रजिस्टर में नाम होता था लेकिन वो प्रेजेंटेशन उनकी वहाँ पर नहीं होती थी, जिससे शिक्षा के गुणवत्ता में कमी आती थी। इसको लेकर सरकार ने फैसला किया और इस फैसले का स्वागत करना चाहिए हर एक अध्यापक को। तो ये जो किया गया है, ये तो कोई बहुत बड़ा मैंने नहीं, लेकिन ये है, ये कह सकते हैं कि सत्ता के विधायक है देवेंद्र सिंह, तो ये अपने आप में एक मायने रखता है। ये पत्र उन्होंने इसको तत्काल जो है वापस लेने की मांग की है। इसके अलावा जो NOPS है उत्तर प्रदेश में, उसको मांग की है। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इनके चिट्ठी पर कितना निर्णय ले पाती है और चीजें कितनी आगे बढ़ पाती है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुहर्रम पर सीएम योगी के बयान को अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने विवादित बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी का बयान मुख्यमंत्री की भाषा की गरिमा के विपरीत है। मुख्यमंत्री को अपने पद की गरिमा के हिसाब से बयान देना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के मुख्यमंत्री हैं। सांप्रदायिक और ऐसा लग रहा है कि योगी जी ने जो भाषण दिया है, जो टिप्पणी की है, वो मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे योगी जी को पद से हटाने की खबरें आ रही हैं, उनकी भाषा का स्तर भी गिरता जा रहा है, सांप्रदायिक टोन भी बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो प्रदेश में एक सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं। उनकी ये जो टिप्पणी है, उससे तमाम जो अराजक तत्व हैं, जो त्योहारों में अल्पसंख्यकों पे हमला करते हैं, वैसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पे उसके लिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान जिम्मेदार माना जाना चाहिए। दूसरी बात, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। भारत का संविधान एक सेकुलर स्टेट की परिकल्पना करता है। उत्तर प्रदेश में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। योगी जी ये मान ही नहीं पाए आज तक, दूसरा टर्न है उनका ये, कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हिंदू युवा वाहिनी के या बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के बूथ अध्यक्ष नहीं हैं। ये जो भाषा का उनका पतन है, ये उनकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी मुहर्रम के दौरान इस तरह की हिंसा होती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अमेठी में सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने के बैनर को लेकर बढ़ती हुई महंगाई का विरोध जताया है। बैनर में मोदी मतलब महंगाई जैसे नारे भी लिखे गए थे और सपाइयों ने एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की और अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंप दिया। देखिए, ये विरोध जो प्रदर्शन हम लोगों ने आज किया है, कृषि मंत्री है सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने अभी दाल के रेट को लेकर बयान दिया था कि 100 रुपये से भी कम है दाल। शायद उनको कृषि मंत्री जी को, शायद सूर्य प्रताप जी को, शाही जी को ये नहीं पता है कि दाल की रेट आज की डेट में 170 रुपये किलो है। शायद ही उनको अपने अज्ञानता के विषय में नहीं पता है। जब उनसे पूछा गया कि दाल की रेट क्या, मतलब कि कितने किलोग्राम है, तो उन्होंने कहा नहीं 100 रुपये
से भी कम है। और ये जो बयान वो देते हैं, ये बयान को वो हंसते हुए देते हैं। आज की डेट में देखिए, ये क्या कहते हैं, हंसना उनका मतलब कि गरीबों के पेट पे लात मारना है। और जिस तरह से इनका ये बयान है, बहुत ही शर्मनाक है कि आपने देखा होगा जिस हिसाब से बढ़ती हुई महंगाई है कि धनिया के रेट देख लीजिए, टमाटर के रेट देख लीजिए। पहले लोग वैसे जाते थे सब्जियों की दुकान पे तो धनिया लोग कॉम्प्लीमेंट्री में ही दे देते थे। आज सब्जी वाले दुकान वाले भैया वो धनिया छुपा के रखते हैं कि लोग कहीं हमसे धनिया मांग ना लें। टमाटर के रेट देखिए आप चल पे हैं। तो मैं सूर्य प्रताप शाही जी से सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने ये 100 रुपये वाला बयान दिया कि दाल का रेट 100 रुपये किलो मिल रहा है, ये किस जगह मिल रहा है तो वो मुझे बता दें। तो हमारी जो महिलाएं हैं वो चल के 100 रुपये किलो में वो दाल लेने का काम करेंगी। और अगर 100 रुपये किलो में अगर नहीं भी अवेलेबल है तो ये कब तक अवेलेबल हो जाएगा, ये हमारी महिलाओं को बता दें। और हम अपने किसान भाइयों के लिए भी कहना चाहेंगे, जो हमारे किसान भाई परेशान हो रहे हैं, उनके बीज ये खाद ये कब तक अवेलेबल हो जाएगी, जिससे हमारे किसान की अभी आय दुगनी नहीं हुई है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस को संबोधित करते हुए धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा दावा किया है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि कई हिंदू लड़के और लड़कियां उनके संपर्क में हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर मुसलमान बनना चाहते हैं और अपने पसंद के मुस्लिम लड़के और लड़की से शादी करना चाहते हैं। ऐसे हिंदू लड़के और लड़कियों की सामूहिक शादी का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। तौकीर रजा ने कहा कि नगर मजिस्ट्रेट से जुलाई को सामूहिक शादी के कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति भी मांगी जाएगी। की मान्यता है ना मुसलमान इस्लाम बात आई है निकल वो अपनी धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही, आपस में रह भी रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है न मुसलमान इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसका औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है सामाजिक। तो इसमें यह है कि बहुत सी ऐसी हुई हैं कि हत्याएं हो गई हैं, कुछ दिन के बाद दिल भर गया। और जब कानूनी तरीके से काम हो और मजहबी तरीके से काम होगा, मजहब अगर इन्वॉल्व होगा तो उस और जो खुद मुख्तार होते हैं वहाँ अक्सर कुछ दिन की मोहब्बतें होती हैं, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सी शादियाँ देखी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हरामकारी हो रही है, साथ काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, बहुत से लड़के और लड़कियाँ हिंदू भी हुए हैं और हमने ना कभी एतराज़ किया है, ना हम ऐसे लोगों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना हमें करना चाहिए। और ऐसे जो मुसलमान होना चाहते हैं उन पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बेहयाई और बेशर्मी से बचाना चाहते हैं लोगों को। और संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से अब ये भी कहा जा रहा है कि आयोजन किया जाएगा सामूहिक विवाह कराने का, और ये भी कहा जा रहा है कि कई हिंदू ऐसे भी हैं जो उनके संपर्क में धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, किस तरह के ये मामले हैं और अब क्योंकि विवादित भी ये रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं? जी आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा ने कल प्रेस करके ऐलान किया है कि 21 जुलाई को वो 5 जोड़ों की सामूहिक जो विवाह कराएंगे, वो धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका सामूहिक विवाह किया जाएगा। इसको लेके उनके कई हिंदू युवक व युवतियां उनके संपर्क में हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि 23 जोड़े जो हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराने के बाद में उनकी निकाह किया जाएगा, इसके लिए उन्हें 21 तारीख उन्होंने ये मुकम्मल की है। साथ ही उन्होंने नगर मजिस्ट्रेट को ये प्रार्थना पत्र भी दिया है परमिशन के लिए। अब देखने वाली बात यह है उनको क्या परमिशन दी जाती है या नहीं। आपको बताते हैं इस्लामिया ग्राउंड के बगल में खलील हाई सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल में ये सामूहिक विवाह समारोह कराने का मौलाना तौकीर रजा द्वारा ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद में बरेली में हलचल का माहौल है, बेस समुदाय के लोगों में हलचल का माहौल है। वहीं क्षेत्रीय गलियारों में भी एक हलचल मच चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी शासन व प्रशासन इनको क्या परमिशन देते हैं। नगर मजिस्ट्रेट जो उन्होंने परमिशन मांगी है, इनके साथ दायरे में रहकर ही सारी काम कर रहे हैं, और जो हिंदू युवक व युवतियां हैं वो इस्लाम धर्म अपनाने को स्वेच्छा से ही तैयार हैं, और हम उनका पहले चरण में 5 जोड़ों की शादियां कराएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रावस्ती में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया।
तो वहीं शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संगठनों ने कहा है कि पुरानी मांगों को पूरा करने पर ही डिजिटल अटेंडेंस का अनुपालन किया जाएगा और अगर पुरानी मांगें नहीं पूरी की गई तो डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भौतिक परिवेश है। अभी अचानक हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ते में कोई पेड़ गिर गया हो। अभी आप सभी लोग जानते हैं कि श्रावस्ती में बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी और बहुत सारे विद्यालय पानी से भर गए थे। यह मूलभूत समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो डिजिटल अटेंडेंस की बात है, इससे हम कतई घबराते नहीं हैं। मुख्य रूप से हम लोगों को डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए हाफ सीएल की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई अध्यापक पढ़ा रहा हो, अचानक अगर कोई काम पड़ जाए, अचानक तबीयत खराब हो जाए तो कैसे विद्यालय के बाहर जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग कहने के लिए सरकारी हैं, लेकिन आज तक राज्य कर्मचारी का दर्जा हम लोगों को नहीं मिला। यह बहुत ही विकट स्थिति है हम अध्यापकों के लिए कि हम लोग हैं तो कहने के लिए सरकारी, लेकिन राज्य कर्मचारी का दर्जा आज तक हम लोगों को नहीं मिला है कि जो शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं, हम लोगों ने कुछ मांगे शासन द्वारा रखी थी और शासन ने 2 बार वार्ता भी किया। उनके ये अव्यवहारिक है ऑनलाइन अटेंडेंस। और कल भी ट्विटर पर हम लोगों ने करीब 12 लाख प्रदेश के शिक्षकों ने बाइकाट डिजिटल अटेंडेंस का हैशटैग अभियान भी चलाया है। तो ये नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ, प्रदेश विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड रहा। हमारी मांगे ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमको 14 सीएल के अलावा हमको ईएल चाहिए 31, हमको 12 तृतीय शनिवार चाहिए, हमको राज्य कर्मचारियों की बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, हमको कैशलेस चिकित्सा सुविधा चाहिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए। जो हमारी मांगे हैं उन पर विचार न करते हुए ये अव्यवहारिक और बिल्कुल अमानवीय ये जो थोपा गया है डिजिटल अटेंडेंस, इसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। और आज ज्ञापन के बाद हम 23 तारीख को इसी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 2 बजे से 5 एक दिवसीय धरना देंगे और धरने के बाद फिर ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जिला और संवाददाता अतुल पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरह से शिक्षक लगातार विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, क्या कुछ मांगे उठा रहे हैं शिक्षक? हाँ बिल्कुल, लागू हुआ है तब से व्यापी प्रदर्शन कर रहा है और तमाम मांगे हैं। जो मांगों में मुख्य मांगे पुरानी पेंशन बहाल की जाए और साथ साथ 20 किलोमीटर के अंदर दी जाए। कहीं ऐसा होता है होता है या ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जहाँ बारिश का या जल भराव का पानी भर जाता है, तमाम सारे पिछड़े स्कूल होने के कारण टाइम से नहीं तो वो अब मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिलाधिकारी बहराइच के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। इस दौरान सेंटर पर मौजूद डॉक्टर नहीं पाए गए, साथ ही सेंटर पर कागजात व्यवस्थित नहीं मिले, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी ने अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया। बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पहुंचे थे, जहां पर उनको जांच के बाद कई तरह की खामियां मिली और अवैध तरह से अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने पहले छापेमारी की और जब डॉक्टर भी वहां से नदारद मिले नहीं मिले तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया। बहराइच से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर खुद मुख्य विकास अधिकारी पहुंचे थे मौके पर और उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज कर दिया।
मूसलाधार बारिश की वजह से बहराइच में आई बाढ़ और कटान से प्रभावित हुए पीड़ितों को सहायता राशि के साथ राहत सामग्री भी वितरित की गई है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया है कि नानपारा और मोतीपुर तहसील इलाकों में बाढ़ से प्रभावित हुए तकरीबन 188 लोगों को सहायता राशि दी गई है, तो वहीं शिवपुर में कटान से प्रभावित हुए 36 लोगों को एसडीएम अश्वनी पांडे और बीजेपी विधायक ने आवास के लिए धनराशि दी है। जनपद बहराइच में जो तीनों बैराज हैं, तो उस जल स्तर चल रहा है वो खतरे के बिंदु से काफी नीचे आ गया है। लेकिन अभी जैसे ही पानी नीचे आता है तो कटान की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसी के दृष्टिगत जो हमारी तहसील मोतीपुर है और नानपारा है, महसी है, उसमें जो घर ऐसे प्रभावित हुए थे कि जो कटान से प्रभावित हुए हैं, उन्हें एसडीआरएफ की गाइडलाइंस के अनुसार अगर पक्का मकान है 1,20,000 और अगर झोपड़ी है 8,000 और कपड़े बर्तन इत्यादि के लिए 2,500 की जो धनराशि है वो दी गई।